अभी ब्रेक के पहले हम पढ़ रहे थे कि जो है प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो जब इंदिरा बेरुवारी की चर्चा हो रही थी तो आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये केस के बारे में बता दीजिए, तो वहाँ इसको खींचने से वो टॉपिक थोड़ा इधर उधर हो जाता। तो यहाँ हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये बेरुवारी केस था क्या। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को आज़ाद होना था और ये तय हुआ कि जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं वो पाकिस्तान को जाएंगे और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनने वाला था। तो अब समस्या ये थी कि भारत का विभाजन कैसे हो। तो हमें पता है कि सिंध जो था, सिंध में करीब 70% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और दूसरा बलूचिस्तान में 90% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी। और आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इसको जन्म संग्रह के आधार पर मिलाया गया। पंजाब की 55% पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम थी और बंगाल की 54% करीब पॉपुलेशन जो है मुस्लिम थी। तो सिंध के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, क्लियर कट 70% प्लस। बलूचिस्तान के साथ दिक्कत नहीं थी। पंजाब और बंगाल जहाँ की जो है मुस्लिम पॉपुलेशन 55 और 54% थी। तो इस पे मुस्लिम लीग अपनी दावेदारी कर रहा था कि मुसलमान यहाँ जो कि बहुमत में हैं तो ये पाकिस्तान को जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कांग्रेस जो है हिंदूज और सिख्स की सेंटिमेंट के चलते चाहती थी कि ये पूरा न जा करके इसका पार्टीशन हो, और सही भी चाहती थी, उनका सोचना सही भी था। तो ये डिसाइड किया गया कि पंजाब और बंगाल को बांटा जाए। पंजाब और बंगाल की भूमि को जो है डिवीजन करना था। इसी के पार्टीशन के लिए सर सिरिल, पूरा नाम था इनका, रेडक्लिफ साहब। सर रेडक्लिफ साहब आपने पढ़ा होगा, जो है भारत रेडक्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ऐसे ही डूरेंट पढ़े होंगे, इंडिया अफगानिस्तान के बीच, मैकमोहन इंडिया चाइना के बीच। ऐसे ही और लाइनें हैं, आगे बताई जाएंगी, चूंकि नेबर कंट्रीज थे। तो सिरिल रेडक्लिफ साहब को इस काम के लिए नियुक्त किया गया कि सिरिल रेडक्लिफ साहब जो है, उसकी वजह ये थी कि बताया गया कि ये हो रहा था कोई बाहर का आदमी होगा तो बायस नहीं होगा, पक्षपात नहीं करेगा, और कोई ऐसा आदमी हो जो यहाँ की कंडीशन से जो है ज़्यादा घुला मिला ना हो, तो ये इम्पार्शियलिटी के नाते इनका सिलेक्शन किया गया। बट रेडक्लिफ साहब जो है के साथ डिमेरिट ये थी कि ये भारत के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ नहीं थे। ये पेशे से एक जो है लॉयर थे, बैरिस्टर थे, और ये इनके अपने वकील, या कहिए कि इनकी फ्रेटर्निटी में इनकी पहचान एक लॉजिकल और एक जो है क्या कहा जाए कि एक लॉजिकल और एक जो है थिंकर के रूप में होती थी। ये काम इनको दिया गया। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि न तो ये कभी भारत आए थे, न कभी इनको इंडिया की डेमोग्राफी की समझ थी। इनको खाली इतना पता था कि भारत को जा करके जो है एक केक जैसे होता है, इन दोनों का पार्टीशन करना है। बट ये काम कितना चैलेंजेस था कि मानव इतिहास कितनी बड़ी त्रासदी हो गई और न जाने कितने लोग इसमें मारे गए, उनका सही आंकड़ा क्या बताया जाए, और उससे आज तक भारत उबर नहीं पाया। तो रेडक्लिफ साहब
को जो है ये काम सौंपा गया। बताया कि वो लायर थे, उन्हें भारत के बारे में कोई समझ नहीं थी, उनको कोई कार्टोग्राफी का ज्ञान नहीं था, उनके पास कोई स्पेशलिस्ट इस तरह के नहीं थे जो कि उनको एडवाइस करते। आमतौर पे ऐसे केसेस में होता है कि यूएनओ से कुछ स्पेशलिस्ट बुला दिए जाते हैं, बट आपको मालूम है कि लेबर पार्टी जो सत्ता में थी उस समय वो चाहती थी कि इतने जल्दी से जल्दी भारत को छोड़ दे, तो वो इतनी जल्दबाजी में थे कि 8 जुलाई को सर रेडक्लिफ साहब आए और बोले, अच्छा रेडक्लिफ साहब के पास जो है, हमने बताया कोई बहुत जानकारी नहीं थी इस विषय पे, पंजाब और बंगाल दोनों के पार्टीशन के लिए जैसे आज होता है ऐसे उस समय भी 2 कमीशन बनाए गए थे। 5 मेंबर्स कमीशन बनाए गए इसके लिए और 5 मेंबर्स कमीशन बनाए गए इसके लिए, जिसको प्रेजाइड कर रहे थे रेडक्लिफ साहब दोनों में, सर सिरिल रेडक्लिफ साहब कर रहे थे, और 2 मेंबर मुस्लिम लीग के थे और 2 मेंबर कांग्रेस के थे। दोनों में स्थिति यही थी। रेडक्लिफ साहब को हमने कहीं पढ़ा है कि कुलदीप नैयर साहब उनसे मिलने गए थे, सियालकोट के रहने वाले थे। बाद में जब पार्टीशन के बाद लंदन में उनसे मुलाकात हुई, कितनी लापरवाही से ये काम किया गया उनकी बात से पता चलता है। उन्होंने बताया, कहा कि लाहौर में जो है हिंदूज की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं जा रहा है, तो हमने लाहौर उठा करके पाकिस्तान को दे दिया। पता नहीं इसके बाद मेरे जो समझ में आया मैंने किया, इसके बाद भी पता नहीं क्यों पाकिस्तान के लोग नाराज हैं। उन्होंने बताया था कि बामुश्किल उनको 11-12 दिन का समय दिया गया था, उनके पास कोई सही नक्शा तक उस क्षेत्र का नहीं था, जनपद के डिस्ट्रिक्ट के नक्शे उनके पास नहीं थे, और उनके पास कोई स्पेशलाइजेशन नहीं। आपस में इतने ज़्यादा कटु थे, इतने ज़्यादा बिटरमेंट था, दोनों में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस थे कि जब दोनों आपस में बहस कर लेते तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर, रेडक्लिफ साहब के ऊपर छोड़ देते। तो रेडक्लिफ साहब ने जो है इन परिस्थितियों में अपना निर्णय लेकर के, और ये करीब 5 सप्ताह का समय, 8 जुलाई से लेकर के अवार्ड 15 अगस्त के पहले आ जाना था, लेकिन 17 अगस्त को ये अवार्ड पब्लिश किया गया, इसे छुपाए रखा गया। आगे आप इसको इतिहास में पढ़ेंगे। तो इस 35 दिन में भी बामुश्किल 11-12 दिन वो काम किए थे, और उन्होंने खाली एक बार जहाज से यात्रा की थी। उनको कोई ज़मीनी अनुभव नहीं था, उनको कोई इस तरह का स्पेशलाइजेशन नहीं था, कोई कार्टोग्राफी की जानकारी नहीं थी। बस उनको यही देखना था कहीं ऐसा न हो कि रेलवे लाइन पता चले कि एक दूसरे देश में चली जाए, दूसरी देश में चली जाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थे, उसका ध्यान रख लें, ये रख लें। और फैक्ट्रीज थी, इन सारी चीज़ों को उनको बचा के काम करना था। लेकिन उन्होंने किया मोटा मोटी कि थानों के आधार पे जो है पंजाब बंगाल के विभाजन उन्होंने मेनली जो थाने थे, उन्होंने थाने के आधार पर जो है बांट दिया। और ये था इतिहास। यही का प्रकरण है, यही से प्रकरण शुरू होता है कि एक जगह है पश्चिम बंगाल राज्य में, जलपाईगुड़ी, ठीक है, जलपाईगुड़ी। आपको मालूम है जलपाईगुड़ी किस लिए जाना जाता है? बताए थे, फॉर केन एंड बम्बूज के हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जलपाईगुड़ी के साउथ में एक जगह थी, सिलीगुड़ी, सॉरी, साउथ में एक जगह थी बेरूबारी थाना था, वाज सिचुएटेड सदर्न पार्ट ऑफ द जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल। ये जो है उन्होंने दिया तो भारत को, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में लिख करके देना भूल गए, लिख कर देना भूल गए। जल्दी जल्दी अफरा तफरी उन्होंने थाने वाइज बांटा, और अवार्ड भी समय से पब्लिश नहीं हुआ उनके जाने के बाद। वो तो गर्मी के मारे बेहाल थे बेचारे, जुलाई के समय में आए थे, अंग्रेज थे, इतनी उमस भरी गर्मी थी, जल्दी से अपना काम करके केक काटे और भागे। उसका परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के दक्षिण में बेरूबारी एक जगह का नाम है, जो कि
भारत को देने के बावजूद जो है रेडक्लिफ साहब इसे लिख कर देना भूल गए थे। 1952 से विवाद शुरू हुआ था। पाकिस्तान कहता था कि हमारे नक्शे का भाग है और ये मुस्लिम बहुल इलाका हमारा है, वहीं से ये विवाद शुरू हुआ था। वो उनकी जल्दबाजी की देन था। बाद में 1958 में तब के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के फिरोज खान नून, को भी सर फिरोज खान नून कहते हैं, सर फिरोज खान नून, और हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू साहब, नेहरू जी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड नेहरू नून एग्रीमेंट। नेहरू नून एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट वाज डन इन 1958। यू शुड रिमेंबर इट कि 1958 में ये एग्रीमेंट हुआ था। फिरोज खान साहब जो है ये 7th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। हमको लगता है इसी एग्रीमेंट के कुछ समय के बाद वहाँ तख्ता पलट हो गया, राष्ट्रपति ने माशाल्लाह लगा दिया। बहुत कम समय के लिए रहे थे, हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 महीने रहे होंगे। बहरहाल, तो ये नेहरू नून एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि बेरूबारी को एग्रीमेंट के लिए कि आधा इंडिया को आधा पाकिस्तान को जाना था। अब सवाल यहीं से शुरू हुआ। बेरूबारी आप समझ गए, बेरूबारी जो है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़े के दक्षिण में एक जगह थी जिसे कि जो है भारत को मिलना था, लेकिन जो है रेडक्लिफ साहब ने उसको लिख करके देना भूल गए। ये विवाद चल रहा था, मुस्लिम बहुल इलाका था। पाकिस्तान ने कहा कि इस पर जो है हमारा अधिकार है, और बाद में विवाद को हल करने के लिए 1958 में नेहरू और तब के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नून में, फिरोज खान नून में समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार दोनों को आधा भाग जो है देना था। ये सीमा, ये पूरी पाकिस्तान की सीमा पे लगा हुआ था, जानते, हाँ, पूरी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। बंगाल 2 भागों में बटा था, हमारे जिम्मे पश्चिम बंगाल आया, उनके और पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल। बाद में वही पूर्वी बंगाल आज़ाद होकर के बांग्लादेश बना, पता ही है सबको। तो जलपाईगुड़ी की लोकेशन पता चल गई कि पूर्वी बंगाल से लगा हुआ था, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के दक्षिण में था, और ये समस्या थी। ये 58 में एग्रीमेंट आया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, जो इस केस में इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस समझौते को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया क्या जाए। ठीक है, तो संविधान में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके थे। पहले देखा जाए कि हमारे संविधान के पार्ट 1 में आर्टिकल नंबर 1 है, क्या है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, भारत क्या हो गया, राज्यों का संघ होगा। और राज्यों की सूची कहाँ दी हुई है, शेड्यूल 1 में दी हुई है। राज्यों का, इस पर हम डिटेल में न जाएं। दूसरा क्या है, आर्टिकल नंबर 2 था कि संसद अगर चाहे तो नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश, ठीक है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल ये। आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 ये है कि संघ चाहे तो नए राज्यों का गठन, उनकी सीमा, क्षेत्र व नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए जो है हमको असेंबली की कोई ज़रूरत नहीं है। ये संघ का ये 3 प्रोविजन थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें पार्ट 11 में पहला आर्टिकल है 245। 245 ये कहता है कि अगर संसद चाहे मे मेक लॉ ऑन नॉट, संसद जो है कानून बना सकती है पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए। संविधान में चीजें क्लियर कर ली जाती हैं कि पता चले कि कोई कहे कि नहीं भैया ये तो पूरे देश के लिए बनाना था, तो आप पार्ट के लिए क्यों बना रहे हैं, पूरे देश के लिए बनाओगे तो हम मानेंगे। इसलिए जगह जगह लिखा रहता है फॉर द होल टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी।
तो ये क्लियरिफाई चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसे ही है कि अगर विधानमंडल चाहे, विधानमंडल अपने क्षेत्र में पूरे विधानमंडल के लिए या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने 245 से अधिकार देता है संसद को कि वो देश के लिए किसी भाग के लिए कानून बना सकती है, वो इसके लिए पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है। 248 जानते हैं हम कि रेजिडुअरी पावर है। रेजिडुअरी पावर यानी अवशिष्ट शक्तियां, यानी वो सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन राज्य स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। समवर्ती सूची में जो नहीं है वो रेजिडुअरी पावर, उससे भी संसद कानून बना सकती है। क्लियर। 253 है। 253 संसद को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी संधि, करार, और अब इस समय क्या क्या है, एग्रीमेंट, ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस, किसी को भी लागू कराने के लिए देश के किसी भी भाग पे कानून बना सकती है। यानी पार्लियामेंट, संसद जो है संधि या करार को लागू करने के लिए पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। और अगर देखें तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें संघ सूची का जो आइटम नंबर 14 है वो साफ साफ ये अधिकार देता है कि जो है संसद जो है किसी भी देश या देशों के साथ एग्रीमेंट, ट्रीटीज और कन्वेंशन पे कोई कानून बना सकती है। तो कानून की तो कोई कमी नहीं थी यहाँ, ठीक है। तो हम देख रहे थे कि प्रावधान की कमी तो नहीं थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट जो प्रॉब्लम ये थी कि इस केस में बेरूबारी को कि एक हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान को सेशन अर्पण करना था, ठीक है। तो इस तरह का अगर देखा जाए यहाँ तो पहला क्या था, डस्टर कहाँ गया, ये यूनियन ऑफ द स्टेट। ये अब बचा हमारे पास आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 नए संसद नए राज्यों के स्थापना और प्रवेश, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट की बात करती है। तो ये आर्टिकल 2 इंप्लीमेंट होता है वहां जहां की जो है भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर का अगर कोई हिस्सा भारत में शामिल करना है, जैसे कि आप जानते होंगे बाद में दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, दमन और दीव और कौन था, सिक्किम, ये सारे राज्य जो है बाद में भारत के टेरिटरी के बाहर थे। भारत का राज्य क्षेत्र का क्या अभिप्राय जानते हैं? राज्य क्षेत्र का अभिप्राय है, इसमें 3 भाग हैं जब राज्य क्षेत्र की बात होती है। संघ के राज्यों का क्षेत्र, दूसरा क्या है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, और तीसरा है वे राज्य जो संसद द्वारा अधिग्रहित किया जाए, जिनका अधिग्रहण किया जाएगा, जो नए राज्य, जो बाहर से नए राज्य सम्मिलित होंगे, तीनों मिलाकर के संघ का राज्य क्षेत्र है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बाहरी देश के बाहरी भाग से जो बाद में शामिल किए जाएंगे उनके लिए था, और ये तीसरा जो था ये जो है जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ये जो है इसमें जो आएंगे, जो स्थापना जिनकी हो या प्रवेश होगा, ये एग्जिस्टिंग इंडिया के एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बाहर की बात हो रही है। और ये जो है दोनों में फर्क था 2 और 3 में। 3 में जो है आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन की जो बात है, गठन, स्थापना, निर्माण, सीमा बदलना, क्षेत्रफल बदलना। आप जानते हैं कि संसद देश का नक्शा जब चाहे तब बदल सकती है बिना विधानमंडल के अनुमति के। तो भारत पूरी तरीके से संघीय है यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर पे खड़े होने के बावजूद। तो नए राज्यों का गठन ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात है, मतलब कहने का ये है कि ये बाहरी टेरिटरी के बाहर के राज्य के लिए लागू होता है। ये जो एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उसमें ही कोई फेरबदल करना हो ना, इनका सीमा, गठन, बाउंड्री क्षेत्र पर जो है, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब यूनियन पढ़ेंगे अभी स्टेट्स में।
तो कहने का मतलब ये है कि ये बाहरी क्षेत्र के लिए था। इसमें भी कहीं इस चीज की चर्चा नहीं थी कि अपने देश का किसी भाग को दिया जा सकता है। इसमें देखें तो 3 में 3 ये कहता है कि अगर संसद चाहे तो राज्यों या किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। कहने का मतलब है कि इतनी सारी जगहों पे अगर हम सब छोड़ दें, तो सिर्फ आर्टिकल 3 का पार्ट 3 जो है ये कहता है कि संसद चाहे तो राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती, बढ़ा नहीं घटा सकती है। तीसरे पे घटा सकती है, 3 में घटा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक प्रावधान था ये। अब जो सबसे बड़ी समस्या थी जिसके उल्लेख के मामला फंस रहा था वो थी उद्देशिका की, यानी प्रियम्बल की। प्रियम्बल क्या कहता है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और भारत क्या एक सॉवरेन स्टेट भी है, ठीक है। तो अगर भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है तो भारत की जो सरकार है उसको शक्ति कहां से मिलती है? उसी जनता के द्वारा मिलती है ना, जो उसको चुन करके संसद में भेजती है। तो जिस जनता के बल पर चुन करके सरकार आई, क्या ये सरकार ही उस देश की जनता को किसी दूसरे देश को सौंप सकती है? ठीक है। ये था कि प्रस्तावना के हिसाब से भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है तो वास्तविक शक्ति तो विद द पीपुल ऑफ इंडिया, जनता में ही है। और वही जनता के लोगों ने चुन करके सरकार को बनाया है। तो क्या सरकार के नुमाइंदे उस जनता को ही किसी दूसरे राज्य को अर्पण कर देंगे, किसी दूसरे देश को अर्पण कर देंगे? ये सवाल एक स्टॉर्मिंग क्वेश्चन था। दूसरा सवाल यह था कि सॉवरेनिटी को लेकर संप्रभुता। भारत एक संप्रभु राज्य है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भारत अपनी नीतियां खुद बनाएगा, भारत को कोई बाहरी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, हम अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं समर्थ हैं। तो क्या कोई देश किसी संधि के द्वारा भारत पे ये दबाव बना सकता है कि वो अपना कोई क्षेत्र किसी को अर्पण करे? और इसका दूसरा पहलू भी ये था कि अगर भारत संप्रभु है तो उसकी मर्जी, वो अपने संप्रभुता का प्रयोग करके किसी दूसरे देश के हिस्से को किसी संधि के द्वारा, किसी युद्ध के द्वारा या अन्य तरीके से अपने में शामिल भी कर सकता है, अपने किसी हिस्से को अर्पण भी कर सकता है। तो संप्रभुता का क्या ये है कि भारत को कोई ये दूसरा देश ये मजबूर कर सकता है ये करने के लिए कि वो अपना देश भारत को अपना कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दे। उसका दूसरा पहलू भी ये था कि क्या कोई रोक सकता है भारत को? भारत एक संप्रभु है, मेरी मर्जी, अगर वो कोई संधि चिट्ठी करता है तो कोई हिस्सा अपना किसी को अर्पण भी कर सकता है, दे भी सकता है, किसी का ले भी सकता है। तो ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न थोड़ा सा, ये जो प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना के चलते सरकार ये असमंजस में थी कि अब किया क्या जाए। इस नेहरू नून एग्रीमेंट बताया मैंने, विच वॉज डन इन 1958, इसको अमल में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें कि बेरूबारी का एक हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को जाना था, यानी अपने देश से शासन अर्पण करना था, अध्यर्पण करना था शुद्ध हिंदी में। तो क्या हम जो है इसको कैसे करें? तो राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने 143, कल चर्चा हो रही थी, 1 का जो रेफरल है उसका उन्होंने प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत प्रेसिडेंट साहब को यह पावर है कि अगर कोई ऐसा मैटर आता है या आने वाला है जिसमें कोई, मैंने बताया था, फैक्ट और लॉ दो ही चीजें होंगी, तथ्य या विधि का कोई ऐसा प्रश्न है जो उनको लगता है कि इस विषय पे उनकी राय आवश्यक है, तो सुप्रीम कोर्ट
विधिपूर्वक सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद अपनी एडवाइस जो है प्रेसिडेंट को देगा। तो 143(1) के अंतर्गत जो है सरकार ने 3 प्रश्न उठाए। पहला तो ये था कि क्या बेरूबारी समझौते या जिसे कहिए नेहरू नून समझौते को लागू करने के लिए किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता है। यहां ये ध्यान रखने की जरूरत है, विधायी प्रक्रिया कहा जाता है कि सामान्य तौर पे जो संधि ट्रीटीज होती हैं उसको करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, वो राष्ट्रपति के द्वारा कर लेती है। उसको करने के लिए किसी तरीके की कोई अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी कि किसी संधि या समझौते को लागू करने के लिए सरकार जो है, कार्यपालिका सक्षम है, उसके लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट कि जहां ये केसेस नहीं है सेशन, यानी जहां अपने किसी भूभाग को किसी को अर्पण नहीं करना है, वहां किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग बाद में दी। तो यहां ये प्रश्न था कि क्या इस समझौते को, इस एग्रीमेंट को लागू करने के लिए किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न उनका था सुप्रीम कोर्ट से, जो एडवाइस वो सीख कर रहे थे, वो ये थी कि क्या एग्रीमेंट लागू, ये 3(3) है घटाने वाला, क्या अनुच्छेद 3(3) के अंतर्गत कार्रवाई करके समझौते को लागू किया जा सकता है या 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की आवश्यकता है। ठीक है, ये 3 प्रश्न जो है, या 2 कह लीजिए या 3 कह लीजिए इसको, कि क्या किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता है एग्रीमेंट को लगाने के लिए, लागू करने के लिए, या 3(3) के अंतर्गत जिसमें ये कहा गया कि क्षेत्रफल घटाना, इसके अंतर्गत हम इसको लागू कर दें, या फिर हमको जो है 368 का इस्तेमाल करके संशोधन करना होगा। तो ये जो एडवाइस मांगी गई थी, और इस एडवाइस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, यही ये प्रश्न आया था जो हम सुन रहे हैं संविधान का प्रस्तावना भाग में। यहीं पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस की प्रेसिडेंट को, वो नंबर 1 क्या थी कि प्रियम्बल इज क्या थी, अब बताइए। हाँ, प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं, जब संविधान का भाग ही नहीं रहा तो खत्म हो गई कहानी। संविधान में ये प्रस्ताव था कि लोकतांत्रिक गणराज्य संप्रभुता, उन्होंने कहा नहीं, प्रियम्बल संविधान का भाग नहीं है। यह क्योंकि यह सरकार को, यह संसद, यह सरकार को यह शक्ति, कोई शक्ति प्रदान नहीं करता और न कोई शक्ति छीनता। उन्होंने अपने जजमेंट हो सकते नहीं प्रदान करता। दूसरा उन्होंने कहा जो 3(3) पे मांगा गया था, 3(3) को उन्होंने कहा 3(3) पे जो क्षेत्रफल घटाने की बात है, वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, वो देश के भीतर की बात है, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात है। ठीक है, वो किसी राज्य स्टेट के भीतर किया जा सकता, वो ये सेशन वाली बात नहीं है उसमें। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर सरकार एग्रीमेंट को लागू करना चाहती है तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके एग्रीमेंट को लागू कर सकती है। ये जो हम चर्चा बार बार सुन रहे थे, कह रहे थे कि बेरोजगारी के मामले में कहा गया कि जो है प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो सारा संदर्भ यही था। ये 3(3) को उन्होंने 3 चीजें मांगी, 3 चीजें उनसे पूछी गई थी कि क्या इसके लिए किसी विधायी प्रक्रिया की आवश्यकता है, क्या हम आर्टिकल 33 का यूज कर सकते हैं, संविधान संशोधन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, आप जो है प्रस्तावना को वही निकाल दिया कि जो नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही का इससे मोटिवेटर है, इसका महत्व है, जहां कोई लैंग्वेज, कोई भाषा में कोई दिक्कत आती है वहां हम इससे सहायता लेंगे, ये हमारा प्रेरणा स्रोत है, बट ये संविधान का आवश्यक भाग नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये सरकार को कोई शक्ति नहीं देता, न तो कोई शक्ति छीनता है। 3(3) जो लागू होगा वो एग्जिस्टिंग स्टेट से लागू होगा, इस सेशन के मामले में लागू नहीं होता। और 368 के अंतर्गत अगर सरकार चाहे तो अमेंडमेंट करके ये जो है 368 के संशोधन करके शेड्यूल 1 में जो है करके बेरोजगारी को जो है दे सकती है।
और इसके बाद, इस एडवाइस के बाद सरकार ने जो है 9वां संविधान संशोधन 9th अमेंडमेंट किया 1960 में और उस एग्रीमेंट को लागू किया गया। यही पूरी बेरोजगारी की कहानी है और इसको आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपना किताब से नोट्स बना लीजिए। और संक्षेप में यही था, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर से हम लोग इसको देखेंगे। और 2-3 ये बता ही दिए कि बेरोजगारी को जो है क्या कहा गया था प्रियम्बल ने बेरोजगारी केस में, कैसे की ऑफ द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। ये जस्टिस थे गजेंद्र गढ़कर साहब। उन्होंने, उनका ये कहना था कि ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये एग्जाम में आता है, आ सकता है। कल बताए थे, आई कार्ड वाली बात बताए थे। आई कार्ड किसने कहा था? पालकी वाला साहब ने कहा था। फिर से एक बार समराइज कर दे रहे हैं। पॉलिटिकल होरोस्कोप किए मुंशी साहब ने कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने इसको आत्मा कहा था, प्रियम्बल को। इसको नोट कर लिए, नहीं फिर भूल जाएगा। और अच्छा, संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। यही याद रखने की बात है कि अगर पूछा जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था। यहाँ ये आते हैं, तो ये चीज़ें रहीं। इसको फिर आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर दिखाइए, फिर जो है हम इसको आगे देखेंगे।